करण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले कई दिनों एक साथ मिल बैठकर अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर बहुत प्रकार से विचार किया है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि उस प्रक्रिया से गुजरते हुए हमने अपने जीवन में जरूर परिवर्तन महसूस किया होगा और आगे भी हम अपने जीवन में जो बेहतर परिवर्तन हम स्वयं महसूस करते हैं उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। हमारे पूरे जीवन को संस्कृति और सभ्यता ये दो चीजें प्रभावित करती हैं। हम जो सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वो हमारी संस्कृति है और उस सोचे हुए विचार किए हुए को अपने जीवन में अमल में लाते हैं, वो हमारी सभ्यता है। यदि संस्कृति और सभ्यता ना हो, संस्कृति ना हो तो मनुष्य और पशु के सोच में अंतर नहीं रह जाएगा, और यदि सभ्यता ना हो तो मनुष्य और पशु का रहन सहन एक जैसा हो जाएगा। मनुष्य है तो वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को दोनों को बरकरार रखता है। सभ्यता हमें चार लोगों और समाज के बीच में भला जीवन जीने की प्रेरणा देती है। संस्कृति हमें अपने घर में भला जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कुछ लोग सिर्फ सभ्य होते हैं, वे सुसंस्कृत नहीं होते, तो उनकी घर गृहस्थी का निर्माण वे ठीक से नहीं कर पाते हैं। बाहर के लोगों के बीच वे बहुत अच्छे और ठीक माने जाते हैं। ऐसा संभव है, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि बहुत से लोगों को अपन ने कहते देखा होगा कि बेटा और बेटी दोनों को समान मानना चाहिए, स्त्री और पुरुष को समान मानना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हुए बाहर सुना होगा। लेकिन वे लोग अपने घर में अपनी बेटी को अपने बेटे से थोड़ा कम दर्जा देते हैं। अपनी जीवन साथी के साथ समान व्यवहार न करके और विपरीत आचरण करते हैं। भले ही वे समाज के बीच सभ्यता की बातें करते हैं और सब माने जाते हैं, लेकिन अपने घर परिवार के बीच उनके अपने सुसंस्कार नहीं है। हमारे जीवन को संस्कृति आत्म विकास की चेतना देती है और जिसका जितना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा वो व्यक्ति लोगों के बीच
उतना ही सभ्य होगा। और जो बिना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के और सिर्फ बाह्य सभ्यता को अपने जीवन में ओढ़ लेगा, उस व्यक्ति का उतना विकास नहीं हो सकता। जिन देशों में सभ्यता है, संस्कृति नहीं है, उनकी चेतना विकसित नहीं होती। उनके बाह्य भौतिक सुख सुविधाएं और बहुत सी चीजें देखने में आती हैं, वे बहुत भले और सभ्य जान पड़ते हैं, लेकिन उनकी चेतना का विकास नहीं होता। ये महाराज जी ने भारतीय संस्कृति आत्म विकास की चेतना उत्पन्न करने की संस्कृति है। चाहे बालक का निर्माण करना हो, घर गृहस्थी का निर्माण करना हो, चाहे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना हो, निर्माता को संतुलित होना बहुत जरूरी है। संस्कृति हमारे जीवन को संतुलन सिखाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं। मैं बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा इस बात को। मैं ले जाना चाह रहा हूं आज वर्तमान में हमारी आने वाली पीढ़ी को हम संस्कार और सभ्यता में से किस चीज को दे रहे हैं। सिर्फ सभ्यता दे रहे हैं या कि संस्कृति और संस्कार दे रहे हैं, और देना चाहिए तो किस तरह देना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने जो अपनी पीढ़ी को, आगामी पीढ़ी को संस्कारित करने की बात कही है, वो क्या क्या बातें हैं जो कि आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को संस्कारित करने में मदद कर सकती है। और इतना ही नहीं, हमारे व्यक्तित्व को भी, हमारी चेतना को भी ऊंचा उठा सकती है। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, जिसमें सज्जनता और दुर्जनता के बीच, घात प्रतिघात, उनके बीच एक लड़ाई दिखाई गई थी, और पूरा हाल खचाखच भर जाया करता था। और जब कभी सज्जनता पर चोट होती थी तो सारी सभा में सन्नाटा खिंच जाता था, सारे लोगों की सांस रुकने लगती थी। सज्जनता हारती दिखाई पड़ती थी तब तक, और जब भी सज्जनता की जीत होती थी, सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता था। सारे चेहरे जो कि अभी कुछ देर पहले गमगीन और उदास थे, वे एकदम प्रफुल्लित और प्रसन्न दिखाई पड़ते थे। और इतना ही नहीं, जो लोग समाज में दुर्जन माने जाते थे, वे भी उस हाल के भीतर जब सभ्यता और सज्जनता की जीत होती थी तो बहुत प्रसन्नता और सराहना अपनी जाहिर करते थे। इससे मालूम पड़ता है कि हमारी आत्म चेतना कितना भी बाहर अंधकार हो, वो प्रकाशित बनी रहती है। ये जो सिखाता है वो संस्कृति कहलाती है। हम कभी तो कितने भी दुष्ट हों, लेकिन हमेशा भलाई की ही प्रशंसा करते हैं। हम कितने भी बुरे हों, अपने आचरण में, अपने जीवन में कितने ही पतित हों, लेकिन हमारे भीतर हमेशा प्रशंसा अच्छाई और भलाई की ही होती। इसके मायने है कि हमारे भीतर अभी ही वो संस्कार कायम है, वो जो आत्म चेतना के विकास की बात है, वो हमारे भीतर अभी भी है। बस उस चीज को हम कैसे ट्रांसफर करें, आने वाली पीढ़ी को कैसे दें, इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और इतना ही नहीं, अपनी उस संस्कृति को, हम अपने उन संस्कारों को कैसे अपने भीतर डेवलप करें। कौन नहीं चाहता कि उसका घर और उसके अपने परिवारजन बहुत मधुर और बहुत उज्जवल और बहुत आनंदपूर्ण जीवन न जिए। कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। हमारा स्वयं का जीवन, हमारे आसपास का परिवेश, हमारे घर का वातावरण सब बहुत मधुर, बहुत उज्जवल और बहुत आनंदपूर्ण हो। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर स्वयं संस्कारों को अर्जित करें और उन संस्कारों को अपने आसपास बिखेरें। ये प्रक्रिया सबसे ज्यादा निर्भर करती है माँ के ऊपर। पिता का भी उसमें हाथ है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है इसमें माँ की।
वो एक बालक को अपने अंदर 9 माह तक रख करके और उसके बॉडी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। इतना ही नहीं, एक संस्कारवान चेतना को आमंत्रित करना है, इसके लिए भी उसे तैयारी करनी पड़ती है। या कि जब वह आत्मा हमारे कांटेक्ट में आ गया है, हमारे संपर्क में आ गया है, तब उसे किस तरह से संस्कारित करना, ये जिम्मेदारी भी उसी की है। दो जिम्मेदारी है। संस्कारवान आत्मा को इनवाइट करना। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं कि हम जो हमारा अपना भाग होता है वैसी संतान पाते हैं? नहीं, हम अपने पुरुषार्थ से जैसी हम चाहते हैं वैसी पा सकते हैं। तीर्थंकर को उत्पन्न करने वाली माँ को एक जीवन नहीं, कई जीवन साधना करनी पड़ती है इस बात के लिए कि कोई ऐसी संस्कारवान आत्मा हमारे संपर्क में आए जिससे कि हमारा जीवन भी और अत्यंत ऊंचाई को छू सके। तीर्थंकर की माँ 2-3 भाव में मोक्ष नियम से चली जाती है। वो भी अपने चेतना का ध्यान रखें। संस्कृति हमें चेतना के उस अंतिम छोर तक पहुंचाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो उसकी चेतना का परमात्मा बन जाना, और सबसे बड़ा पतन है मनुष्य का तो यही कि अपनी देह तक ही सीमित रह जाना। संस्कृति हमें देह से ऊपर उठा करके देहातीत बनने के लिए एक संस्कार देती है। और अगर ऐसी आत्मा जो कि देह से देहातीत होने के लिए हमारे संपर्क में आवे, उसके लिए हमें कितनी तैयारी करना पड़ेगी। एक खेत जोतने वाले किसान को भी खेत की घास फूस हटाना पड़ती है और जमीन को मुलायम करना पड़ता है, तब आकर के और बीज फलवान होता है। हमें भी इतनी ही तैयारी करनी चाहिए। हमें कैसे संस्कार देना है और कैसे संस्कार वाली आत्मा को इनवाइट करना है, ये दोनों चीजें हमारे अपने ऊपर निर्भर करती हैं। माँ का अपना रहन सहन, माँ का अपना खान पान, माँ का अपना सोच विचार, इतना ही नहीं माँ की अपनी हैबिट, और इतना ही नहीं माँ की अपनी डिजीज, माँ के अपने रोग शोक, वो सब ट्रांसफर होते हैं जिस आत्मा के जो आत्मा संपर्क में आती है, जिस बालक को हम जन्म देते हैं, उसमें सब कुछ ट्रांसफर होता है। कुछ तो वो अपना भी लेके आता है, 50% ये भी रहता है। गड़बड़ाना नहीं, सूत्र जी का सूत्र है, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। एक जीव दूसरे के सुख दुख में, मरण और जन्म में हेल्पफुल है, निमित्त बनता है। एक तरफ दूसरे का कुछ नहीं करता, ये बिल्कुल जुदी बात है। नहीं तो आप ये सोचें कि ऐसे कैसे वो जो अपने कर्म लेके आएगा वो करेगा, हम क्या कर सकते हैं उसमें। ऐसा नहीं करना। इतना ही सा नहीं है धर्म का, वो एक पहलू है, हमें उसके दूसरे पहलू को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आचार्य महाराज को जिन माँ ने जन्म दिया उन माँ के बारे में मालूम है। एक उदाहरण यहीं का ले रहा हूं मैं, इसलिए हमारे आचार्य महाराज का जन्म देने वाली माँ ने 2-3 वर्ष पहले से त्याग, तपस्या और भगवान की पूजा अर्चना, मुनि जनों की सेवा करना, यहाँ तक कि उन्होंने स्वप्न में भी चारों रिद्धिधारी मुनियों को आहार दिए हैं। इस तरह का स्वप्न देखा। मनी वसे स्वप्ने दिसे, मराठी की कथा है, कहावत है। जो मन में बसता है वो स्वप्न में दिखता है। उनके मन में एक ही चीज बसी थी, मुझे ऐसे बालक को जन्म देना है जो कि अपना और मेरा भी कल्याण कर देवे। जन्म तो देना है मुझे बालक को, ताकि मेरी आगे परंपरा चले, इसीलिए तो मैंने जाहिर किया है। जो भी गृहस्थी शुरू करता है उसके भीतर कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन एक ऐसे बालक को जो कि सपर कल्याण कर सके, अपना भी, अपनी भी चेतना को इतना संस्कारित करे
और उसके साथ साथ मैं भी अपनी चेतना को संस्कारित कर सकूं, अगर ऐसी भावना से हम संस्कार देते हैं तो हम जरूर से आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय कर रहे हैं, अन्यथा हम आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। बालक को आज हम सबसे पहली चीज कि संस्कारित करने के लिए बहुत बाद में सचेत होते हैं, जबकि बात हमारे हाथ से निकल जाती है। साइकोलॉजी में लिखा है कि वो जो 9 माह और जन्म लेने के बाद 6 माह, इन 15 माह में जैसा भी आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें, गीली माटी है, जो शेप देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद 6 महीने से 6 बरस तक थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। 6 महीने के बाद हाथ लगाएंगे जहां वहां से टूटने की संभावना है या कि फोल्ड आ जाएगा तो वो जिंदगी भर रहेगा। वो ऐसा परिभाषित करते हैं उसको। और ये प्रक्रिया इतनी डेलिकेट है, इतनी केयरफुली हैंडल करने वाली प्रक्रिया है कि बात को फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। आज हम देख रहे हैं इस प्रक्रिया के बारे में हम कितने अधिक सोए हुए हैं। हमें थोड़ा सचेत होना चाहिए। हमारे मन में हमारे अपने कल्याण के साथ साथ जो हमारे संपर्क में चेतना आई है उसके भी कल्याण की बात होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हम उसके पालन पोषण को अपना कर्तव्य मान करके करें, अपने ऊपर आई हुई बलाएं मान करके ना करें। यह जो एक धारणा हम लोगों की है, हम ज्यादा नहीं पाल सकते, बहुत है हमारे लिए, 1-2 बहुत है, हम कहां तक करेंगे ये सब, हमसे नहीं सहा जाता, हमसे नहीं होता ये सब। और फिर 2.5 साल के 3 साल के बच्चे को और आया के जिम्मे सौंप करके स्कूल भेज करके अपन मुक्ति का अनुभव करते हैं। क्या यही हमारे पालन पोषण और संस्कारित करने की प्रक्रिया है? अगर ऐसी है तो फिर हमें अपनी आगामी पीढ़ी के पतन से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका उपाय हमने स्वयं कर दिया है। जबकि उसे आपका संपर्क चाहिए था, तब आपने उसे अपने संपर्क से दूर कर दिया है। शुरुआत में संपर्क बहुत जरूरी है। एक सर्वोत्तम रीडर डाइजेस्ट में बहुत बढ़िया लेख निकला था, 81 के लगभग की बात है। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो जो बेटा एक मां के भीतर अपना शरीर बनाता है, वो वहां जब थोड़ा चेतनावान होता है, जब थोड़ा समझ उसके भीतर आती है, तब वो आवाजें सुनता है विभिन्न प्रकार की। सबसे निकट उसे अपने मां की आवाज सुनाई पड़ती है और वो लालायित होता है कि ये कौन बोल रहा है, ये बार बार कौन बोलता है, मैं उसे देखना चाहता हूं। और जैसे वो बाहर आता है और मां की आवाज सुनाई पड़ती तो सबसे पहले उसी तरफ देखता है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा कांटेक्ट उसी से, किसी को नहीं पहचानता वो, लेकिन मां की आवाज सुनते ही उस तरफ देखने लगता कि ये तो वही है जिसकी आवाज में भीतर सुनता था, यही है। इतना उसका कांटेक्ट रहता है। ये उसमें एक रिसर्च पेपर था और इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। उनने लिखा था कि इसका लाभ उठाएं। हम जैसा सोचेंगे वह भी वैसा ही सोचेगा। उस समय तक जैसा हम खाएंगे पिएंगे, जैसा हम हाथ हिलाएंगे, हम आंख ऐसी नीचेंगे, वो भी ऐसे ही करके बता देगा। हाँ, इतना कांटेक्ट रहता है। लेकिन आज हम उस कांटेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? क्या हम उसके साथ माने न्याय कर रहे हैं? ये जो 3 साल के बच्चे को नर्सरी भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा करके एक बार पुनः विचार करना चाहिए। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे ये भी आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं। मेरा तो सिर्फ काम ये है कि जहां आचार्य भगवंतों ने, उन्हें तो 1.5 महीने के बाद क्या करना चाहिए ये लिखा है।
मैं तो फिर भी 3 साल के बाद की बात कह रहा हूं। 53 क्रियाएं दी हैं, गर्भान्वय क्रिया से दीक्षान्वय क्रिया और आरभ क्रिया तक लेकर के 53 क्रियाएं दी हैं। उन सब पर कभी विचार करेंगे। आज तो उतना मैंने तैयार भी नहीं किया, मैं तैयार भी नहीं उस चीज के लिए। बहुत संक्षेप में आपसे बात करूं। सबसे पहली चीज और दूसरी चीज है कि उन्हें हम पर्याप्त समय दें। आज हमारे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। उनके साथ मिल बैठ करके थोड़ी देर बच्चा बनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम हमेशा उनके साथ बड़े ही बन के रहना चाहते हैं, पर वे चाहते हैं कि कुछ देर हमारी माँ हमारे जैसा बनकर हमारे साथ रहे। इसके लिए हमारे पास समय है, घंटे भर भी नहीं है। बचपन में हम सोए रहते थे और माँ झाड़ू लगा करके और पाठ करती थी, 12 भावना का पाठ करती थी। मुझे वो 12 भावना मैंने कभी नहीं पढ़ी। 22 साल की उम्र में जब आचार्य श्री के चरणों में जाकर के दीक्षा ली और पहले दिन जब राजा राणा चक्रवर्ती पढ़ी, राजा राणा छत्रपति, ये वाली नहीं, वो कहाँ गए चक्री दिन जीता, वो मंगत राय की 12 भावना जब आचार्य श्री ने सब पूरे संघ ने पढ़ी तो मैंने भी साथ में पढ़ी। फिर मैं सोचता रहा कि मैंने ये कब और कहाँ पढ़ी। मैंने तो कोई किताब में पढ़ी नहीं कभी, तो मैंने कहाँ पढ़ी। फिर बहुत रिकॉल करने पर मुझे याद आया कि अरे जब मैं सोया रहता था सुबह सुबह, आधा जागा आधा सोया, इस बात के इंतजार में कि कब प्लेट बजने की आवाज आए तो उठूं, चाय बन गई, ऐसे तो पड़े रहो। उस समय माँ बोलती थी, तब ये मेरे अनकॉन्शियस में फील होता था। माँ रात में सोने से पहले पुराण बांटती थी, वो आज भी मुझे मेरी चेतना में है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जितना ज्यादा हम समय देंगे अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए। पैर दबवाते समय माँ पूछती थी कि तुम्हारे कितनी इंद्रियां हैं। हम कहते हैं हमें नहीं मालूम, पैर दबाना हो तो दबा लो, ये सब हमको नहीं मालूम। अरे तो हम बताते तो हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम तुमसे नहीं बनेगा तो हम कुछ कहेंगे। अच्छा तुम्हारी आंख है, हाँ है, तो वो एक इंद्रिय है। अच्छा अब हो गया पैर, हमारे दब गए आपके पैर, अब जाएंगे क्या? अरे ठहरो, तो वो कान भी तो एक इंद्रिय है। हाँ कान भी है, ठीक है, सीख लिया, 2 सीख ली, बस बहुत हो गया। ऐसे करते थे, लेकिन वो प्यार से फिर नाक भी तो है और फिर जीभ भी तो है, और तुम छू करके भी जानते हो, हाँ जानते हैं, जाओ बस यही 5 हैं, जल्दी भागो, ये 10 पैसे लो जाओ। अब कल आएंगे तो वो 5 दिमाग में रहेंगी, 5 इंद्रियां फोकट में आग हो गई। जिंदगी भर ऐसे हम जो चाहें। अब हम फिल्मी गीत गुनगुनाएंगे 2 साल के बच्चे के सामने, तो वो फिल्मी गीत बड़े होकर गुनगुनाएगा। नहीं, बहुत नेचुरल सी चीज है, बात कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सहज है। और ये हम सहजता में उसको बहुत सी चीजें सिखा देते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमने क्या सिखा दिया, हमने तो ये सिखाया नहीं था और कैसे सीख गया हो। ये शुरुआत में बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि हम उसे समय दें और उसे सिखाएं। वो बातें सिखाएं जो हम उससे अपेक्षा रखते हैं। हम उन बातों को नहीं सिखाएं जिसकी हम उससे अपेक्षा नहीं रखते, वरना कल के दिन जब उसके भीतर जो बातें देखने में आएंगी जिनकी हमें अपेक्षा नहीं थी तो हम दुखी होंगे। तब फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे वे बातें सिखाएं ही क्यों, हम उसे समय देकर के वे बातें सिखाएं जो हम उससे अपेक्षा रखते हैं। और फिर कह रहे हैं कि उसकी भावनाओं को समझें। हम बच्चों की भावना नहीं समझते हैं, वे क्या चाहते हैं, वे जब कहते हैं तब हम उसका अपोज तो कर देते हैं कि तुम्हें ये ठीक नहीं। हम उनकी भावना समझें, और अगर उनकी भावना ठीक नहीं है तो हम उन्हें समझा करके उनकी भावनाओं में परिवर्तन लाएं। ये हमारा काम है। पर पहले उनकी भावना का सम्मान करें। छोटे छोटे बच्चे बाहर से कंकर पत्थर चमकीले बीन के लाते हैं, कुछ सीप बीन के लाते हैं, कुछ कचरा वचरा, कुछ टुकड़े पत्थर के, वो ला करके एक जगह रखते हैं
हमें लगता है ये घर में गाय को कचरा फैला है, चलो खाली करो, फेंक के आओ बाहर, क्या रखा हुआ है। वो कचरा नहीं है बाबा, वो आपको कचरा लग रहा है, वो उनकी संपत्ति है। कल के दिन वो भी कह सकते हैं कि तिजोरी में ये का भर के रखा कचरा, वो भी बड़ा कचरा है, हमारा छोटा कचरा है, आपका बड़ा कचरा है। लेकिन आप ये देखें कि वो किस तरह चीजों को संभाल के रखना सीख रहे हैं। सवाल ये है, भले ही वो अभी नहीं जानते हैं कि ये चीजें संभालने की है या नहीं है, ये तो पत्थर है, इसको क्या संभालना, पर वो संभालना सीख रहे हैं। हम उनके उस संभालने की आदत का सम्मान करें। जब छोटी सी गुड़िया ला करके और अपनी गुड़िया की गोद में दी जाती तो पैर हिलने लगता, उसको थपकी देने लगती है, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि ये पालन पोषण इसके भीतर है, ये किसी को संभाल लेगी आगे जाकर के। उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी भावनाओं का सम्मान। चलो क्या लेकर के बैठी हो तुम, उसको पढ़ो लिखो और हटाओ, उसको धर दो वहां पर, खेल लिया बहुत हो गया, ये नहीं। अभी उसकी भावनाएं उसको संभालने की, तो आप उसका सम्मान करें। और फिर जब वो संभाल चुके, अच्छा अब उसको सुला तो दो गुड़िया को, सो गई वो, अब तुम थोड़ा पढ़ लो, नहीं तो वो जाग जाएगी तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। अब बताइए क्या है ये, आप बच्चे बन गए उसके साथ में, सुला तो जल्दी से पढ़ लो। ये चीजें ऐसी नहीं आएंगी, बहुत गौर से इन पर विचार करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो गृहस्थी करी नहीं, मैंने बच्चों को पाला पोसा नहीं, लेकिन मुझे आज भी इस बात का सौभाग्य है कि मैं किसी को भी बेटा कह देता हूं तो वो मान लेता है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया, पर फिर भी मेरे पास उसे बेटा कहने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये कैसे हो गया होगा? फोकट में हो गया होगा। वो बुरा नहीं मानता, हो बड़ा सारा होने के बावजूद ही बुरा नहीं मानता। ये क्या चीज है? ये उसकी भावनाओं का सम्मान करना है। हम उसकी भावना का सम्मान करते हैं, तब फिर वो हमारी हर चीज को सहज स्वीकार करता है। हम आज बच्चों की भावना न समझ करके उनकी भावना का सम्मान नहीं करते। कल के दिन जब वे हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते तो हम दुखी होते, जबकि हमने उन्हें परस्पर एक दूसरे की भावना का सम्मान करना सिखाया ही नहीं। फिर हम अनुशासन करें, जरूर करें उन पर, उन्हें खाली छोड़ न दें। जाओ तुम्हें जैसा करना हो, ऐसा नहीं। जब तक वे परिपक्व नहीं हुए हैं तब तक उनके ऊपर अनुशासन हो। कौन सा वाला अनुशासन? वैधानिक नहीं, आत्मीय अनुशासन, प्रेम का अनुशासन, वो बहुत जरूरी है। एक ऐसा अनुशासन जो कि बहुत प्रेमपूर्ण हो। कौन है यहां पर? बच्चन ने लिखा, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार। बाहर की बुराइयों को धीरे से हटा देना, इतना ही अनुशासन। उस पर अच्छाइयां थोपने की जरूरत नहीं है और न उसकी बुराइयों की निंदा करने की जरूरत है। यह है अनुशासन प्रेम वाला। अब नरेंद्र ने जैसे ही देखा पिता के हाथ का लिखा, तुरंत भागे भागे आंसू बहाते चौकी में पहुंच गए। रसोई में मां के पैर छूकर कहा कि वो जो सुबह कठोर वचन कहे थे वो उचित नहीं थे, मैं स्वीकार करता हूं। बताइए, आप उसको स्वीकार नहीं करवा पाते, जिंदगी भर डांट डपट के आपने उसे प्यार से स्वीकार करा दिया कि मैंने जो सुबह किया था उचित नहीं था। अब वो निश्चिंत है कि अब उचित और अनुचित का विवेक इसके अंदर आ गया है। हम गलत हो जाते हैं, लेकिन सही क्या है, अगर इसका सम्मान करना जानते हैं तो मानिएगा फिर हम अपनी गलतियों को जल्दी सुधार लेंगे। हम यही तो चाहते हैं। हम इसलिए तो अनुशासन करते हैं बच्चों पर कि वे गलतियां कम करें और अच्छाइयां उनके भीतर ज्यादा से ज्यादा रहें। बच्चे हमें फॉलो करते हैं, हम बहुत सावधान रहें इस बात को लेकर के। वे हम जैसा करते हैं वैसा ही करते हैं। हम आपस में एक दूसरे से
कड़े वचन बोलते हैं, बच्चे चुपचाप देखते हैं। माता पिता की ट्यूनिंग नहीं बनती है, बच्चे चुपचाप देखते हैं। माता पिता एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं, बच्चे ये बात देखते रहते हैं। माता पिता को आपस में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की, बच्चे ये बात चुपचाप देखते हैं। ध्यान रखना, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि आप क्या कर रहे हैं। उनके सामने वो सब ना करें जैसा कि उनसे आप नहीं करवाना चाहते, वो सब ना करें। और कभी इस बात को ज्यादा जानना हो तो मन्नू भंडारी का अपना बंटी पढ़ लें, एक बार जरूर से पढ़ लें। मैं कह रहा हूं, जबकि मैं कोई जैन धर्म की किताब भी कह सकता था, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि वो एक बहुत अच्छा संस्कार देने वाला एक बहुत बढ़िया कथानक है जो हमारे जीवन में घटित होता है। मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। बाजू में एक फिल्म रहा करती थी, उनका प्यारा सा छोटा बच्चा था, 4 साल का, स्कूल भेज देती थी वो उसको, और वो खुद रिसर्च स्कॉलर थी और उनके जीवन साथी किसी जगह पर किसी कंपनी में काम करते थे। अच्छी फैमिली थी। एक ही तो छोटा सा बेटा 4 साल का, 3 बजे स्कूल से आ जाता था, माँ 5 बजे लौटती थी। 2 घंटे हमारे, कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी यहाँ कभी वहां, अपना 2 घंटे काटा करता था। कौन पूछने वाला है कि स्कूल में क्या क्या हुआ, किसी ने तुम्हारा कान तो नहीं उमेट दिया, किसी ने तुम्हें तमाचा तो नहीं मार दिया, किस किसने आज तुमसे कैसा व्यवहार किया, कोई पूछने वाला नहीं। तुमने स्कूल में जो टिफिन लेके गए थे ठीक से खाया है कि नहीं खाया, अच्छा अभी भूख तो नहीं लगाई, कोई मतलब नहीं। वो घूम रहा है और माँ आई है 5 बजे। मैंने देखा, खुद सामने देखा, बहुत गौर से देखता रहा मैं पहले इन सब चीजों को। ताला खोला, वो आकर के माँ की धोती पकड़ चुका है। माँ हम बहुत देर से आ गए। हाँ आ गए होगे। अरे इसकी जगह ये नहीं कह सकते थे मुझे बहुत देर हो गई बेटे, तुम बहुत देर से आ गए, चलो चलो, ये भी कह सकते थे हाँ आ गए होगे। और ताला खोल करके वो सोच चल रहा है, उनका रिसर्च स्कॉलर है, वो फैमिली में असफल है और बाकी जगह सफल है, रिसर्च स्कॉलर है, शोध कर रहे हैं। उधर उसके जीवन में बिल्कुल भी शुद्धि नहीं है और इधर इनका शोध चल रहा है। ठीक है, बैठ गई, अपना निकाला, जो भी फिलअप करना था, पेपर जो बाकी रह गए थे वो, उसने हाथ पकड़ के कहा मां मैंने तुमसे कहा ना मैं अपना काम कर रही हूं, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, चलो जाओ। अरे ऐसा मैंने देखा है। अब बताइएगा वो बाद में क्या कहेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा और अपने जीवन साथी के साथ कहीं जा रहा होगा और मां कहेगी बेटे थोड़ा आप अपना काम करो, मैं अपना, आप अपने में कर लीजिएगा, मुझे टाइम नहीं है। अब वो कह सकता है क्योंकि आपको उस समय टाइम नहीं था उसके लिए, वो आपको तो फॉलो कर रहा है, कोई बहुत अजूबा बात तो नहीं कर रहा है वो। अब आप उससे क्या अपेक्षा रख रहे हैं? बहुत सावधान रहें कि हम जो करते हैं वो हमें तुरंत इस संसार में रिटर्न होकर के मिलता है, चाहे बेटे से मिले, चाहे आसपास पड़ोस से मिले और चाहे बहुत दूर से मिले। Every action has a equal and opposite reaction. ये सिद्धांत है इस संसार का। जब बेटे से मिलता है तो दुख होता है, तो हमने क्यों ऐसा एक्शन किया जिससे कि बैड रिएक्शन हमें भोगना पड़े। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, हमारे जीवन को हमें ऐसा जीना पड़ेगा खुद, तब हम आगे आने वाली पीढ़ी को। आज थोड़ा सा ज्यादा समय दे लूं क्या, क्योंकि फिर भी ऐसा कहकर के लूंगा तो उतना ही
पर मैं थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूं उस तरह से मुझे भी रिकॉल करने में। मैं पहली बार इस टॉपिक पर टच कर रहा हूं इस जयपुर के अंदर अपने 23 साल के दौरान। आप ये मान के चलिएगा मेरा बहुत प्रिपेयर टॉपिक नहीं है ये, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपन कुछ बातें इसमें समझ लें और ऐसे ढंग से समझ लें कि उसमें से थोड़ी चीजें तो अपन करें आगे आने वाली पीढ़ी के साथ। यही हमारा न्याय होगा, शायद यही हमारा अपना दायित्व होगा। हम और क्या कर सकते? फिर तो इसके बाद जो चेतना अपने जीवन को जैसा बनाएगी वो उसकी जिम्मेदारी, पर हमें ये मलाल तो नहीं रह जाए कि हम ठीक से उनको कुछ दे नहीं पाए, बस इतना ही। फिर अगली चीज, हम अपने मेहमानों के सामने या उस बच्चे के मित्र के सामने या कि कहीं और उस बच्चे के सामने उसकी शिकायत ना करें कभी। ये हम लोग बहुत करते हैं, पढ़ते ही नहीं है ढंग से, खेलने में लगा रहता है, बिगड़ गया है बिल्कुल। टेलीविजन, घंटों टेलीविजन देखता है। क्या क्या सीख रहे हैं? ये नई पीढ़ी तो बर्बाद कर दिया है। अरे किससे कह रहे हैं आप? अपने आप से कहो ना, कोने बैठ करके कि मैंने बर्बाद कर दिया है इनको। आप उससे क्यों करें? आप अपने से शिकायत करें। ये शिकायत उस बच्चे से करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। अगर आपकी गलतियों के लिए कोई आपसे कहे, एक जगह कहीं लिखा था, मैंने पढ़ा कि कभी भी किसी के छुपे हुए दोषों को उजागर मत करना। ऐसा करने से उस व्यक्ति का तो अपमान होगा ही, ये तो बहुत मामूली सी चीज है, लेकिन आपके ऊपर से उसका विश्वास उठ जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। उसको नीचा देखना पड़ेगा, ये बहुत मामूली सी चीज है, लेकिन आपके ऊपर उसका विश्वास खत्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। किसी के छुपे हुए दोषों को उजागर मत करना। कोई व्यक्ति अपने, कहते जरूर हैं लोग कि क्रिटिसिज्म अच्छी चीज है, लेकिन कोई पसंद नहीं करता। पसंद हम करते हैं अपनी अच्छाइयों को कोई बढ़ावा दे, बस इतना ही। मेरे भीतर जो कमजोरियां हैं उन्हें कोई न देखे। स्वयं व्यक्ति अपनी कमजोरियों को जानता है, ये ध्यान रखें। किसी और को जरूरत नहीं है उन कमजोरियों पर उंगली रखने की, लेकिन क्या करें, सब अपनी कमजोरियों पर उंगली नहीं रखते, दूसरे की कमजोरियों पर उंगली रखते हैं। और ये चीज हमारे और दूसरे के दोनों के जीवन को थोड़ा सा मुश्किल में तो डालती है, और अपन देख रहे हैं। फिर हमें दूसरे के दोष जब दिखना शुरू हो जाते हैं तो अपने दोष नहीं दिखते, फिर दूसरे को अपने नहीं देखते, उसको हमारे दिखते हैं, और इस तरह हम एक दूसरे के दोष देखते हैं। अपने अपने दोष देखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, और जब तक हमें अपने दोष नहीं दिखाई पड़े तब तक उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि हम बच्चों की शिकायत न करें, उन्हें प्रमोट करें, उन्हें जहां कमी है वहां उस बात का एहसास भर कराएं, मुंह से ना कहें। जो उस बात का एहसास करते हैं, जब वे अपने दुर्बलता का एहसास करें तब हम उनके सिर पर हाथ फेर कर ये कहें, कोई बात नहीं, कम नंबर आए, डोंट वरी, आई एम विद यू, मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो अब थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना, अच्छे नंबर आएंगे। बस पढ़ते लिखते तो हो ही नहीं, घूमते रहते हो, अब नहीं आएंगे कम तो और क्या, जाओ। नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ये शिकायत वाला लहजा जो है वो अच्छा नहीं है, इससे कोई इंप्रूव नहीं होता। इंप्रूव करना है तो हम उसे महसूस कराएं कि वो कहां कमजोर है, और उसकी कमजोरी में मैं साथ हूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, एक बच्चन की कविता है, उसमें उन्होंने क्या लिखा, मुझ में है देवत्व जहां पर, झुक जाएगा लोग वहां पर,
पर न मिलेंगे मेरी दुर्बलता को दुलराने वाले, बीते जीवन गंवाने वाले। जहां हम कमजोर हैं वहां कोई हमारे साथ खड़ा हो, ये बहुत कठिन है। जहां हम अच्छे हैं वहां लोग झुक जाएंगे, 100 बार प्रणाम करेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवान के अलावा परफेक्ट नहीं होता। वो गलतियों, बुराइयों और अच्छाइयों का मेल है। हमारा फर्ज है कि उसकी बुराइयों में और उसकी अच्छाइयों में हम अधिक से अधिक अच्छाइयों का समर्थन करें, बुराइयों की उपेक्षा कर दें, उन्हें अनदेखा करें। तब उसके भीतर की अच्छाइयां अधिक बढ़ेंगी। फिर अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम बच्चों का विश्वास जीतें। आज हम बच्चों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, और विश्वास जीतने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहली चीज ये है कि हम उन पर अपने विचार न थोपें। हम अपने विचारों से उन्हें प्रभावित अवश्य करें, लेकिन हम उन पर अपने विचार न थोपें। उन्हें ये फील ना हो कि ये विचार थोपे जा रहे हैं। नहीं, हमें सिर्फ उन विचारों से वाकिफ किया जा रहा है, बताया जा रहा है। अपने अनुभव हम दें, लेकिन इस तरह से दें कि उन्हें ये ना लगे कि ये अनुभव अपने अनुभव थोप रहे हैं हमारे। नहीं, हमें सिर्फ अपने अनुभवों से वाकिफ करा रहे हैं कि शायद तुम्हें इन अनुभवों का अपने जीवन में कभी जरूरत पड़ जाए, तो फिर हमारे प्रति उनका विश्वास जरूर से बढ़ेगा कि आज तक कभी हमारे माता पिता ने हम पर अपने विचार नहीं थोपे, लेकिन हमें अपने विचार देने से मना भी नहीं किया। हमें जब वक्त मिला उन्होंने हमें अपने विचारों से परिचित कराया। दूसरी चीज, हम कभी भी उनकी उपेक्षा न करें। उन्हें ये फील ना होने दें कि हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, एक घटना है गुना की। एक बहुत ब्रिलियंट 94% इंजीनियरिंग में लाने वाले बी फाइनल के स्टूडेंट ने जब सुसाइड कर लिया, मैं थोड़ा सा मुश्किल में पड़ा। उनके माता पिता पढ़े होंगे, समाज पढ़ी होगी, पर मुझे भी थोड़ी मुश्किल लगी जब ये सुना मैंने। मैं 4 महीने तक इस बात की खोज में रहा, चुपचाप, साइलेंटली। और एक दिन उसका रहस्य मालूम पड़ गया उसके मित्र से। कैसे? क्या कारण हो सकता? इतनी हेल्दी फैमिली मतलब इतना स्वस्थ वातावरण उनके घर का कि कोई सोच नहीं सकता कि ये सुसाइड कर सकता है। कोई उसका लव अफेयर नहीं है कि कोई उसकी वजह से उसने सुसाइड किया। कोई उसके अंदर दुर्व्यसन नहीं है, इसके बावजूद भी जो पान तक नहीं खाता है, जो आलू प्याज नहीं खाता है, जिस फैमिली में वो सुसाइड कर ले, बात क्या है? वो बहुत अच्छा इंजीनियर था, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट, उसने भी उसी ने किया है। और उसके फादर ने उससे कहा कि अब अपना नया मकान बनाना है, उसको प्लान करो। उसने प्लान किया। इतना सेंसिटिव, जितना ज्ञानवान होगा उतना सेंसिटिव होगा, ध्यान रखना, इमोशनल भी होगा। उसने प्लान किया ये भैया का कमरा, जब भैया की मैरिज हो जाएगी, ये माँ का कमरा, ये पिता का कमरा, और एक गेस्ट रूम, और सब चीज प्लान करी। और सब कुछ प्लान करने के बाद संकोच में कि मैं अपने हाथ से अपना कमरा कैसे प्लान करूं? जब मैं दिखाऊंगा तो पापा अपने आप कहेंगे और बेटा तेरा कमरा। लेकिन मैं दिखाने के बाद भी न मां ने, न बड़े भैया ने, न पिता ने, किसी ने ये नहीं कहा कि और तुम्हारा कमरा। बस इतनी सी बात, इस घर में मेरी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये उसको फील हो गया, और उस फीलिंग ने उसको ये निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि अब जीवन से विड्रॉ कर ले। और उसने जीवन से विड्रॉ कर दिया। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। विश्वास जीतने के लिए कभी भी अपने बच्चों की उपेक्षा मत करना। उन्हें ये फील नहीं होने देना कि हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, हमारे पास उनके लिए वक्त नहीं है, ये फील नहीं होने देना।
वे जब चाहे तब उनके लिए रात 12 बजे भी हमें अपने बच्चे की बात सुनने के लिए वक्त है। हमें सारे काम बाद में है, प्रायोरिटी सबसे पहले उनके लिए है। मैं ऑफिस जा रहा हूं, ऑफिस का टाइम हो गया है, बेटा कुछ कह रहा है, बोलो पहले, मैं बाद में चले जाऊंगा। नहीं, आप ऑफिस जाइएगा, मैं अपनी बात शाम को कह दूंगा। एक बार कह के तो देखिएगा। लेकिन हम फौरन कहते हैं, तुम्हें कुछ शऊर है ऑफिस के टाइम पर अपनी बात कहने का? तुम्हें जो करना हो वो कर दो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूं। ऐसा भी कह सकते हैं, कह ही रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन थोड़ा सा चेंज करें इस चीज को, तब विश्वास जीत पाएंगे। और तीसरी चीज, अपनी गलती बच्चों के सामने सह स्वीकार करने की आदत डालने, फिर देखिएगा उनका विश्वास आपके प्रति कैसे नहीं होता। 11 साल की बिटिया है यशपाल जैन की, उदाहरण दे रहा हूं, 11 साल की, पढ़ाई है, 2 दिन बाद पेपर है। उनका मन है कि बिटिया पढ़े, लेकिन बहुत सारे मेहमान आए हैं, वो सब वोटिंग करने जा रहे हैं, मौका बिहार। छोटी बिटिया का मन है कि वो भी जाए, पर पढ़ाई उसके सिर पर है, कोई हेल्प नहीं करने वाला, सब कह रहे हैं पढ़ो अपना, हम लोग जा रहे हैं वोटिंग के लिए। नहीं ना, होता है ये सब, उनके साथ भी हुआ। यशपाल जी ने भी जब कह दिया कि बेटे तुम पढ़ लो, बस उसे और किसी से कोई वो नहीं था, लेकिन इतना प्यार था अपने पिता से कि जब पिता ने भी कह दिया, जबकि पिता को ये कहना था, नहीं तुम तो होशियार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो 1 घंटे वोटिंग करना फिर आकर के पढ़ना। वो उनसे ही अपेक्षा रखती थी, उन पर उसे बहुत विश्वास था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि पढ़ो तुम्हें नहीं जाना वोटिंग के लिए। लेकिन उसने जिद करके और किसी भी तरह और वोटिंग में शामिल हो गई, लेकिन पिता से नाराज। वो ऐसे बैठते, नाव में ऐसे बैठना रहता है, एक इधर बैठेगा तो एक इधर बैठेगा, आमने सामने मुंह करके बैठते, तो जैसे वो मुंह करके सामने बैठते वो पीछे कर लेती, देखा ही नहीं। समझ गए यशपाल जी की नाराज हो गई, और फिर थोड़ी देर बाद गलती समझ में आती है, सबको आती, लेकिन स्वीकार कैसे करें बच्चों के सामने? अरे बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने बहुत देर तक तो देखा कि ये नाराज है, और फौरन जाकर के जबरदस्ती उसके सामने बैठ गए, और किस मुद्रा में? दोनों कान पकड़े, सिर नीचा किए, और बिटिया ने धीरे से देखा कि ये क्या बात है। पिता ऐसे कान पकड़े, जैसे इतने ही, अब तो उनकी आंख से आंसू भी गिर गए। अब नहीं रहा जा सकता उससे, अब तो गोद में आके बैठ गई, आंसू पहुंच के कह रही कि नहीं आपकी गलती नहीं है, आपने तो ठीक ही मना किया था, कि पढ़ाई की वजह से मना किया था, मैंने गलत समझ लिया, आप गलत नहीं है। और वो कह रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन से ये शो करी, गलती फील कर रहे हैं कि मैंने तेरे को मना क्यों किया। नहीं है गलती की, लेकिन अपने हाथ से ये बता दिया कि बेटे ने लिया तुम्हारे साथ। अब बताइएगा, ऐसे व्यक्ति की संतान अपने माता पिता के प्रति कितनी विश्वस्त होगी। फिर वो उनकी हर बात को बहुत महत्व देगी, बहुत सम्मान देगी। और आखिरी बात, बहुत सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें तैयार करके, लेकिन बस एक चीज और कहूंगा, उन्हें स्वावलंबी बनाए, लेकिन उनके साथ खड़े होकर के उन्हें स्वावलंबी बनाए। आज लोग स्वावलंबी बनाने के चक्कर में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, उनके साथ खड़े होकर उन्हें स्वावलंबी बनाए। एक उदाहरण देता हूं, और आखिरी बात, उन्हें भरपूर प्यार मिलना चाहिए, जब तक कि उन्हें और किसी से प्यार मिलना शुरू नहीं हुआ है तब तक। जिंदगी भर आदमी को एक ही चीज चाहिए, आपका प्रेम है, इसलिए कितनी देर हो जाए ये काम करता रहता हूं, सिर्फ इस वजह से कि आप इतनी लगन से आएंगे। इसके अगर प्रेम नहीं होता, वात्सल्य नहीं होता, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं अपना था,
आप आते हो ठीक है, क्या फर्क पड़ने वाला, आए होंगे, मुझे क्या करना। जिंदगी भर चलता है ये, और भरपूर होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। ये इस पे भी बात करते अपन। और एक वो उदाहरण कि स्वावलंबी बनाए, लेकिन सहारा देकर के स्वावलंबी बनाए, साथ रह करके स्वावलंबी बनाए। अकेला छोड़ करके स्वावलंबी बनाने वाली प्रक्रिया उनको नीचे गिराएगी, और ये हो रहा है। कांच का सामान उठा लिया है, अभी अभी चलना शुरू की छोटे बच्चे ने, और कांच का सामान उठा लिया है। माँ उधर बैठी रोटी बनाई है और उधर उठाया उसने सामान। मैंने कितनी बार कहा कि वो सामान रखने का जो शेप है वो ऊपर लगवा दो, कोई नहीं सुनता। उसने उठा लिया है, पटक देगा, और इतनी कीमती चीजें, और वो सुन रहा है और घोड़ा गया कि वो और गिर गई। ओके ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि वो माँ बैठी है और उसने कांच का सामान उठा लिया है और माँ ने देख लिया है, अरे वाह, अब तो मेरा बेटा सब चीजें संभालने लगा है, लाओ तो लाओ तो। वो तो ले आएगा, यहाँ तक ले आएगा, मेरे पास तक, मुझे देने के लिए ला रहा है ना, लाओ 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 लाओ, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और हाथ में से लेनी, और फिर धीरे से कान पकड़ा। संभाल के उठाना चाहिए, गिरती थी, पहले नहीं करा कि गिर गई। उसको पूरी मदद के साथ, सहारे के साथ उसको आपने, अब अगले बार वो आराम से कांच का सामान उठाएगा, उससे नहीं गिरेगा, उसको कॉन्फिडेंस आ गया है। आपने उसे सहारा देकर के उसे स्वावलंबी बना दिया। और भरपूर प्यार की बात जो मैंने कही, एक उदाहरण पढ़ा था, इसलिए वो आपको सुनाई देता हूं। उसमें कुछ, और इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वो उदाहरण जब जब याद आ जाता है तो लगता है कि सचमुच हम लोग मैंने कितना, भले उस चीज को महत्व नहीं दे, पर वो चीज कितनी महत्वपूर्ण है। एक माँ के एक बेटा है और वो 3 साल का हो गया है, और दूसरा वाला बेटा 1 साल का है। दूसरे वाले बेटे की तरफ माँ का बड़े वाले बेटे की अपेक्षा, ये बात बड़े वाले को थोड़ी चुभती है। दिन भर छोटे बेटे को गोद में लिए बैठी रहती है माँ। बड़ा वाला बेटा जब तक आता है गोद में बैठने के लिए तो कह देती है, अब देखो तुम मत करो, अब तुम बड़े हो। अब वो इतना बड़ा थोड़ी हो गया है, लेकिन अब तुम बड़े हो गए, वहां बैठ जाओ। देखो छोटा भैया है ना गोद में अभी, अच्छा ठीक। वो बैठ जाता है, एडजस्ट कर लेता है कि मैं इतना बड़ा हो गया क्या सचमुच। और जब मैं और कोई काम करने लगता हूं तब तो कहती है कि तेरे से नहीं होगा, तू अभी बहुत छोटा है। और गोद में बैठने की बात करता हूं तब वो कहती है कि तू बहुत बड़ा हो गया। ये सोचता है कि ये चीज को समझ नहीं आया, तो छोटे बड़े का क्या है। अब एक दिन क्या होता है कि वो तो भैया बहुत छोटी थी, उतनी है बस, वो सोया रहता है, माँ की गोद में नहीं सोया, वो नीचे सोया है, माँ की गोद खाली है और माँ भी थोड़ी फुर्सत है। वैसे माँ को ऐसी फुर्सत बहुत कम मिलती है, उसने कभी नहीं देखी फुर्सत में। वो भागा आता बाहर से देख करके कि माँ फुर्सत में बैठी, और जाकर के धम से गोद में बैठ जाता। माँ भी पता नहीं कितने बढ़िया गोद में थी, और कोई टाइम होता तो धक्का दे देती, लेकिन उस दिन तो उसने बहुत प्यार किया, तो इसको बहुत चकित हुआ। वो चकित होने के साथ साथ बहुत गदगद भी हो गया कि मैं इतने दिन से माँ के प्रति कितनी शिकायत से भरा था, सारी शिकायत पूछ गई, सारा मन बिल्कुल खुश हो गया, एकदम इतने वर्षों से जो इग्नोर किया जा रहा था बिल्कुल सब साफ हो गया। अब वो धीरे से और माँ के गाल पर थपकी देकर कहता है, तो आप हमसे थोड़ा कम प्यार करने लगी है ना। अब हिम्मत आ गई उसको, ऐसा बोल दिया उसने। नहीं रे, मैं तो तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, आप छोटे भैया ज्यादा करते हैं। अब उसने बुलाना शुरू किया, अब बचपना है उसका, ठीक है। माँ ने स्वीकार किया, और फिर एक छोटी सी बात कही माँ ने कि देखो बेटे, तुम इसको समझो, मैं उसे क्यों प्यार करती हूँ, क्योंकि वो अब थोड़े दिन का मेहमान है। मतलब कहीं चला गया क्या छोटा भैया, अब उसको अपने छोटे भैया के प्रेम उमड़ा। अभी तो सोचता था चला जाए ये कहीं,
इसकी वजह से तो गोद में नहीं बैठने मिलता। और अब जैसे ही सुना कि ये चला जाएगा, फिर आएगा ना वापिस? नहीं, फिर कभी नहीं आएगा बेटे। तो कहां चला जाएगा? भगवान के घर चला जाएगा। इसको क्या हो गया? कोई डिजीज थी, कोई रोग था जिससे बचना मुश्किल था, इसलिए मैं इसको ज्यादा प्यार करती। अब वो चिंतित बैठा है और थोड़ी देर में फिर मां से कहता है कि मां, अगर मुझे भी नहीं रुक हो जाएगा तो मैं ही जब भगवान के यहाँ जाने लगूंगा तब तो मुझे बहुत प्यार करोगी ना मां, मुझे भी ऐसा ही हो जाए। तो बताइए, अब आप समझ सकते हैं इसकी भावनाओं को, वो क्या चाहता है। अगर इस तरह उससे प्रेम मिलता है तो वो कहता है कि इस तरह ही कीमत है। आप इस चीज को समझिएगा। बस इतना ही मैं आपसे कहूं कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी कोई बहुत मायने नहीं, लेकिन ये है हमारे अपनों के हमारे परिवार को ऊंचा उठाने में। और हमने अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा लिया, तब फिर हम जरूर से इतना ऊंचा उठा पाएंगे जितना कि हम चाहते हैं कि हम भगवान बन सके। एक अच्छे इंसान बने बिना आज तक कोई भगवान नहीं बन सका, इसलिए पहले जरूरी है कि हम एक बहुत अच्छे इंसान बने और फिर भगवान बनने की भी तैयारी करें, इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन को बहुत संस्कारित करेंगे।